हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 27 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम यूपी स्पेशल के कुछ वन लाइनर फैक्ट से और जानेंगे कि यहां से एग्जाम के लिए हमारे पास कौन सा फैक्ट मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, चूंकि ये पहले से लागू है तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए। ये भी कल न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। अब चूंकि आईएसए का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में ही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। उसके बाद दो बाल्कन कंट्रीज जिनका नाम है कोसोव और सर्बिया, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे भारत और कतर में क्या ऐसा चल रहा है जो कि न्यूज में आ गया है। कतर ने क्या किया है कि 8 एक्स नेवी मैन को जो है मौत की सजा सुनाई है, जिसके कारण ये न्यूज में कल हाईलाइट हो रहा था। तो ये दोनों टॉपिक जो अंत के हैं, ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाले हैं, तो इसलिए सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल के वन लाइनर फैक्ट से। तो पहला पॉइंट है, अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अनोखा एक रेडियो संग्रहालय का निर्माण किया है और इसके लिए वो 2014 से ही कार्य कर रहे थे और अब तक संग्रहालय में 1400 से अधिक रेडियो मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत में एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो कि कहां पे है, लखनऊ में है, इसने कल अपना 70वां वार्षिक दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश राज्य में 5 एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। कौन करेगा? यूपी एडा करेगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और यूपी में जो है डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है काफी ज्यादा। तो अब और डेंगू से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है उसको जान लेते हैं। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस, जिसका नाम है जीनस फ्लेवी वायरस, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे, के कारण होती है और इसका जो प्रसार होता है वो एडिज इजिप्टी। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नाम ध्यान रखिएगा। एडिज इजिप्टी के कारण जो है, मच्छर के कारण डेंगू जो है वो फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कौन कौन से फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट यह है कि केंद्र सरकार 15 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क जागरूकता अभियान, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसकी जो है शुरुआत करेगी। कहां से करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से इसकी जो है शुरुआत करेंगे। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और इसी के दौरान वो देश भर के शिक्षण संस्थानों को 100 5G यूथ प्रयोगशालाएं प्रदान करेंगी। अब ये 100 5G यूथ प्रयोगशालाएं करेंगी क्या? ये जो है शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया है। तो ये 22 जनवरी 2024 के जो डेट है ना, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां पे की? महाराष्ट्र में की। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब आप इस फैक्ट से 2-3 चीज ध्यान में रखेंगे। पहला, जमरानी बांध कहां पे है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। दूसरा, ये किस नदी पे है? रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर ये है। और साथ ही आज के आज ही आप जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा किया है कि आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल में घोषित किया जाएगा। तो अगर प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य जो है आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया, तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत की गई। अब जब बात यहां पे पहली की आ रही है, तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आता है कि सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित है, तो आपको ध्यान रखना होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केरल सरकार ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एक अग्रणी परियोजना की घोषणा की है। तो ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत में पर्यावरण के दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिलांग में एक ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अब चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया? शिलांग में किया गया। शिलांग किसकी राजधानी है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैक्सिको में तूफान ओटिस आया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तूफान ओटिस का संबंध किस देश से है? मैक्सिको से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत राज्य मार्गों पर स्टील क्रैश बैरियर को बांस से बदलने पर विचार कर रहा है, ताकि समग्र निर्माण लागत को कम करते हुए उन्हें सुरक्षित बनाया जा सके। जैसे आप देखे होंगे ना कि जो ये हमारे नेशनल हाईवे होते हैं, उनके साइड साइड में जो है, सड़क के किनारे जो है स्टील क्रैश बैरियर जो है लगा होता है। तो अब उसे जो है बांस का जो है क्रैश बैरियर वो लगाएंगे, जिससे जो है लागत भी हमारी कम लगेगी। और जानकारी के लिए बता दें कि नागपुर का हाईवे जो है वो पहला हाईवे है जहां पे पहली बार बांस क्रैश बैरियर को लगाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये फैक्ट, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। भारत रक्षा के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करेगा। किसको करेगा? बांग्लादेश को। किसके लिए? रक्षा के लिए। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। गिफ्ट सिटी में भारत का पहला ट्विस्टेड टावर बनाया जा रहा है। तो गिफ्ट सिटी कहां पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्यक्ति विशेष से ये रिलेटेड है। प्रोफेसर सारंग देव को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तपेदिक, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर सारंग देव का नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं व्यक्ति विशेष में अभिनेता राजकुमार राव के बारे में। भारत का चुनाव आयोग 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट जो हमारे व्यक्ति हैं वो ये हैं कि भाला फेंक में वर्तमान पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का असाधारण थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए, एशियाई जो खेल हो रहा है वो चीन में हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे सुमित अंतिल ने जो है भाला फेंका है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है 73.29 मीटर का। तो जिस प्रकार से हम लोग नीरज चोपड़ा का नाम याद रखते हैं ना कि वो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, उसी प्रकार से आपको सुमित अंतिल का भी नाम याद रखना है कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको हमारा करंट अफेयर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए। ये तो रहा वन लाइनर जितने भी फैक्ट थे आज के। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का 27 अक्टूबर यानी कि आज के दिन से मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ावा देने के अनुरूप एक नया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल विकसित किया गया है। अब ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2017 को। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान हुई महिलाओं की मजदूरी की हानि के आंशिक मुआवजे के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करना है, ताकि महिलाएं बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें। इसके अलावा इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना भी है। तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी और कई बार एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर प्रौद्योगिकी को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए गठित 116 सदस्य देशों का एक समूह है और ये पहली बार एक वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट संकलित और जारी करेगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट कौन जारी करेगा, तो ISA करेगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यह इस साल के अंत में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले ग्लोबल स्टॉक टेक से प्रेरित है और ISA के महानिदेशक अजय माथुर हैं, इनका भी आप ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि सोलर स्टॉक टेक नवंबर के मध्य में जारी किया जाएगा और यह देशों के द्वारा प्रगति की जायजा लेगा। वर्ष 2020 में सौर ऊर्जा में लगभग $300 बिलियन का निवेश हुआ है और 2022 में लगभग $380 बिलियन का निवेश हुआ है। आगे बात करते हैं डिटेल में। भारत और फ्रांस द्वारा संचालित ISA इस महीने के अंत में दिल्ली में अपनी 6ठी वार्षिक बैठक आयोजन करने वाला है। संगठन का मुख्य फोकस क्षेत्र अफ्रीका में सौर प्रतिष्ठानों का विस्तार करना है और इसके लिए संगठन ने वैश्विक सौर सुविधा की स्थापना की है। इसका उद्देश्य वहां सौर निवेश के पैमाने को बढ़ावा देना और उसके बाद पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तक विस्तार करना है। अब G20 में जो है अफ्रीकी कंटिनेंट भी शामिल हो गया है, उसके लिए ही ये मेनली फोकस है। यहां पे वर्ष 2022 तक विश्व स्तर पर सौर फोटोवोल्टिक स्थापनाओं में 1133 गीगावाट को प्राप्त कर लिया है। लगभग एक चौथाई या कह लें लगभग 350 मेगावाट चीन में स्थापित है, जो कि ISA का सदस्य नहीं है। चीन जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका USA 111 गीगावाट पर है और भारत 62 गीगावाट के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अब आगे हम बात करते हैं कोसोवो और सर्बिया की कि ये न्यूज में क्यों चल रहे थे, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन ये कवर करेंगे हमारे एग्जामिनेशन हॉल में। यूरोपीय संघ और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस व इटली के राजनयिकों के साथ कोसोवो तथा सर्बिया से दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास में अपनी वार्ता फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। अब यह संघर्ष शुरू कब हुआ था? तो कोसोवो और सर्बिया संघर्ष जो है 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें कोसोवो ने सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिसे सर्बिया मान्यता नहीं देता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कोसोवो में मुख्य रूप से अल्बानियाई आबादी है, जबकि सर्बिया में मुख्य रूप से सर्बियाई आबादी है। 1990 के दशक में युगोस्लाविया के विघटन और उसके बाद हुए क्रूर संघर्ष के कारण 1999 में नाटो का हस्तक्षेप यहां पे हुआ था। वर्तमान स्थिति यह है कि कोसोवो को अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय संघ सहित कुछ देशों द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा भारत, चीन और रूस जैसे देशों ने इसको मान्यता नहीं दिया है। कोसोवो कहां पे है? कोसोवो ये बाल्कन कंट्रीज है, आप देखेंगे लैंडलॉक कंट्री है ये कोसोवो। ये जो है सर्बिया के ठीक नीचे है। कोसोवो और सर्बिया दोनों जो है यूरोपीय संघ में भी शामिल होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कहा गया है। अब आगे हम बात थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोसोवो पड़ता कहां है। तो ये पूरा हमारा बाल्कन रीजन है और कोसोवो ये है लैंडलॉक कंट्री। सर्बिया भी एक हमारी लैंडलॉक कंट्री है जो कि दोनों विवाद का केंद्र बनी हुई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कतर से क्या न्यूज आ रही थी। तो न्यूज ये है कि भारत ने कतर के अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों जो कि एक्स नेवी मैन थे से जुड़े मामलों में मौत की सजा के फैसले पर गहरा दुख जताया है। विदेश मंत्रालय सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा और कतर के अधिकारियों के साथ फैसले पर भी विचार भारत सरकार कर रही है। दोनों देशों के बीच दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कतर की यात्रा के बाद से जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, उसके बाद से ही संबंधों में वृद्धि हुई है। तो मतलब कि 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कतर गए थे, तो वो पहले प्रधानमंत्री से जो कतर की यात्रा किए थे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2015 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कतर गए थे। अब आगे बात करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कम से कम 3 मौकों पर देश का दौरा किया है और दिवंगत सुषमा स्वराज 2018 में कतर का दौरा करने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री बनी थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा।
भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं। QENF, जिसे हम कतर की नेवी के नाम से जानते हैं, प्रतिनिधि मंडलों ने 2021 में भारत में 2 समुद्री अभ्यासों में भाग लिया। जैर अल बह नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के 2 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें कतर भी पार्टिसिपेट किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। भारतीयों को मौत की सजा की खबर ऐसे वक्त आई जब गाजा पर इजरायली बमबारी को लेकर मध्य पूर्व में उबाल है। कतर, जो फिलिस्तीनियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखता है, ने गाजा में हमास की कैद से 2 अमेरिकी बंधकों को रिहाई की मध्यस्थता की थी। साथ ही बता दें कि यूएसए के जो हमारे बिडेन है, उन्होंने बोला है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, उसकी प्रगति जब लगातार हो रही है, वही कारण है कि हमास ने जो है इजराइल पर हमला किया है। उन्होंने ऐसा एक संदेह जताया है। और अब ये जो हमारा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, ये किन किन के साथ है? ये अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के साथ जो है बना हुआ है। और इसको एक चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, अगर हम कतर की बात करें तो कतर एक छोटा सा देश है जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित है। अब यहां पे हमारा इंडिया है, यहां पे मान लेते हैं कि मुंबई है। मुंबई से ही जो हमारा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा निकलेगा और यूएई से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, ये आपका इजराइल से होते हुए आगे यूरोप तक जाएगा। और इसी को लेकर डाउट किया है बाइडेन ने कि ये जो है एक कारण हो सकता है कि हमास ने जो है, ताकि ये जो है प्रगति न कर सके और लगातार जो है चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल है वो ज्यादा जो है सबकी नजरों में आए और उससे लोग जुड़े, उससे लोग मतलब कि उससे संबंधित देश जुड़े, उसके लिए उनका एक प्रयास हो सकता है, ऐसा बाइडेन ने कहा है। तो ये कतर आप देख रहे हैं ना, कतर एक बहुत छोटा सा देश है जिन्होंने 8 एक्स नेवी मैन को जो है मौत की सजा सुनाई है। तो ये तो रहा हमारा आज का समसामयिकी। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के समसामयिकी से हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति विशेष में आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर सारंग देव के बारे में कि इनको जो है WHO द्वारा तपेदिक के लिए, टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है। उसके बाद सुमित अंतल ने जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया है, एशियाई चैंपियनशिप जो कि वहां पे हो रही है, चाइना में हो रही है। तो इनका संबंध किससे है? भाला फेंकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की चर्चा हुई, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। और जैर अल बह नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है वो भारत और कतर का है, उसको आप ध्यान रखेंगे। वैश्विक सौर स्टॉकटेक्ट रिपोर्ट ये कौन जारी करेगा? ISA जारी करेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत जो है $500 मिलियन दे रहा है, किसको? बांग्लादेश को। किसके लिए? रक्षा के लिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे फैक्ट जो है ये आज ही बताए गए हैं। ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। साथ ही तूफान ओटिस कहां पे आया है? मैक्सिको में आया है, इसको आप ध्यान रखिए। सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल ये कहां पे स्थापित की गई? ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई। और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ये किस राज्य से रिलेटेड है? उत्तराखंड से, इसको आप ध्यान रखेंगे। नैनीताल में है। रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी बांध है। आजादी से पहले स्थापित सभी राज्य के सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल के रूप में किस राज्य ने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है, भारत मंडप में, इसको भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें कि हमारा जो है स्टैटिकल पोर्शन में ज्योग्राफी भी शुरू हो रहा है, और ज्योग्राफी भी शुरू हो चुका है, और वहां पे हमने 3 आपको जो है क्विज कराए हुए हैं, जिसमें अब तक टोटल 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम कंटिनेंट लेके चल रहे हैं, तो उसमें जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया है, साउथ अमेरिका का आज जो है अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।